हेलो, वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन फॉर केमिस्ट पोस्ट एंड साइंटिस्ट बी पोस्ट, उसके लिए जो मेंस का सिलेबस है उसमें 3 पार्ट्स है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और एनालिटिकल वो एक ही पेपर में आते हैं। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ना चालू किए थे फॉर मेंस। मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, और वहाँ पे पिछले वीडियो पे मैंने नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सॉल्यूशन ये ख़त्म किया था। डिफेक्ट्स को नहीं पढ़ाया था, वो नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिफेक्ट्स हम ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए या फिर CSIR, नेट, गेट, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए हम थोड़े बहुत पढ़े ही रहते हैं। लेकिन मेंस के लिए इसका एक्सटेंसिव नोट्स और भी डीप में जाके डिफेक्ट्स का कुछ नया जगह है जो मेंस के लिए मुझको कवर करना पड़ेगा, तो वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में मैं चैल्कोजेनाइड्स एंड इंटरकैलेशन केमिस्ट्री इन 2 टॉपिक को टारगेट कर रहा हूँ। आप प्लीज़ सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है। डायमंड और ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? डायमंड में 3D स्ट्रक्चर होता है और ग्राफाइट में क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। द रेडी क्लीवेज ऑफ ग्राफाइट पैरेलल टू द प्लेन्स ऑफ एटम्स इज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज विच अकाउंट्स फॉर इट्स स्लिपरीनेस। हमें पता है कि ग्राफाइट के जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उसके बीच में जो गैप रहता है या फिर क्लीवेज यहाँ पे जो बोला गया है वो रहता है, दैट मेक्स ग्राफाइट अ वेरी सॉलिड लुब्रिकेंट टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि स्लिपरीनेस के वजह सिर्फ बीच का क्लीवेज ही नहीं है, स्लिपरीनेस का वजह अंदर के प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। इफ यू नोटिस केयरफुली देन यू विल सी दैट द रिंग्स आर इन ऑल्टरनेट प्लेन्स। यहाँ पे देखिए जो रिंग्स है वो एक के ऊपर एक नहीं है स्टैकिंग वाइज, रेदर दे आर लाइक दिस, कि एक रिंग अगर ये है तो दूसरा हेक्सागोनल रिंग ऐसे रहेगा और फिर तीसरा हेक्सागोनल रिंग ऐसे रहेगा और फिर वापस चौथा हेक्सागोनल रिंग कुछ ऐसे रहेगा। सो द रिंग्स आर इन ऑल्टरनेट प्लेन्स। नाउ द ग्राफाइट प्लेन्स आर widely separated from each other। कितना सेपरेट रहता है? 335 पिकोमीटर, जनरली 340 पिकोमीटर आप याद रखिएगा। और पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 मीटर। So the graphite planes are widely separated from each other by 340 picometer, which indicates that there are weaker forces between them, sometimes known as van der Waals forces। यहाँ पे देखिए van der Waals forces। नॉर्मली van der Waals फोर्स या वीक फोर्स को हम बिग साइज के एटम या एलिमेंट्स में देखते हैं, लेकिन कार्बन छोटा एलिमेंट है, साइज छोटा है कार्बन एटम का, लेकिन फिर भी कार्बन का ये जो एलोट्रॉप है ग्राफाइट, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस दिखाई देता है। कहाँ पे? बीच में, हर लेयर के बीच में। सो द रीजियन बिटवीन द प्लेन्स आर कॉल्ड वैन डर वाल्स गैप। यहाँ पे देखिए, दस द रीजियन बिटवीन द प्लेन्स आर कॉल्ड वैन डर वाल्स गैप। नेक्स्ट, ग्राफाइट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्राफाइट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज लो। इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और अगर ऐसा कोई साइन रहे उसका मतलब होता है पैरेलल। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ग्राफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो रहता है। हाउ मच लो? अबाउट 5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स क्या है? कंडक्टिविटी का यूनिट है। ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे दिखाऊंगा। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 तरीके का होता है। एक मेटालिक कंडक्टिविटी जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज कर जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक कंडक्टिविटी जनरेट करता है। और दूसरा होता है बैंड गैप के वजह से क्रिएट हुआ रहा सेमीकंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टिविटी क्या होता है?
इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सेमी कंडक्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, वेयर एज मेटेलिक कंडक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। सो ग्राफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक तो लो है और दूसरा इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब है कि ग्राफाइट बिहेव्स एज सेमी कंडक्टर इन दैट डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लीजिए ग्राफाइट का अगर ये एक प्लेन है, दो ग्राफाइट हेक्सागोनल प्लेन्स एक के ऊपर एक है, वहां पे हम दो डायरेक्शन इमेजिन कर पाएंगे। एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर और दूसरा डायरेक्शन है पैरेलल टू द प्लेन्स। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स हम बात कर रहे हैं कि ग्राफाइट सेमी कंडक्टिविटी शो करता है। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां से देखिए, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पैरेलल टू द प्लेन्स इज हाई। कितना? 30 किलो सीमेंस पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब क्या? इंडिकेटिंग दैट इट बिहेव्स एज अ मेटल along that direction। that direction मतलब पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलली अगर हम इमेजिन करें तो ग्राफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे शो करता है? मेटेलिक वाला शो करता है। सो अगर ग्राफाइट टू टाइप्स का कंडक्टिविटी टू डायरेक्शन में शो करता है तो ग्राफाइट को हम क्या बोलेंगे? सेमी मेटल। सो ग्राफाइट इज कंसिडर्ड एज अ सेमी मेटल। वैसे हम ग्राफाइट के बारे में इतना क्यों कुछ पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्राफाइट ही हमें इंटरकैलेशन तक लेके जाएगा और सेमीकंडक्टर के पार्ट जब पढ़ाऊंगा तब भी ग्राफाइट ही आएगा। नाउ ग्राफाइट कैन एक्ट एज आइदर एन इलेक्ट्रॉन डोनर और एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसके प्रति? टुवर्ड्स फॉरेन एटम्स और आयंस दैट पेनिट्रेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। दैट पेनिट्रेट्स बिटवीन द शीट्स एंड गिव राइज टू इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। ओके, इसलिए मैं कह रहा था कि ग्राफाइट हमें ज़रूरत है क्योंकि इंटरकैलेशन या इंटरकैलेटेड कॉम्प्लेक्स का जो आइडिया आया है वो ग्राफाइट से ही आया है। सो इस पैरा का मतलब क्या है कि ग्राफाइट या तो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। किसके प्रति? फॉरेन एटम्स या आयंस जो ग्राफाइट के हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में जो जगह है उस जगह पे पेनिट्रेट करके बैठ जाते हैं, उसके टुवर्ड्स ये डोनर एक्टिविटी दिखाएगा या फिर एक्सेप्टर एक्टिविटी दिखाएगा एंड गिव राइज टू इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। सो अगर आपको डेफिनेशन कहीं पे मांगे तो आप चालू यहां से कीजिएगा इंटरकैलेशन कंपाउंड्स का। 10 के एटम्स मतलब पोटेशियम एटम्स। 10 potassium atoms reduce graphite by donating their valence electron to the empty orbitals of pi star band and the resulting K plus ions penetrates between the layers। अब पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मेटल का नेचर क्या होता है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और पॉजिटिव आयन जनरेट करता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल एक डेफिनेशन याद रखिएगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब पोटेशियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पोटेशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन ये किसको दे रहा है? पाई स्टार बैंड ऑफ हुम? ऑफ ग्राफाइट। सो ग्राफाइट को ये क्या कर रहा है? रिड्यूस। बिकॉज मैंने क्या बताया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। एंड जो रिजल्टिंग K प्लस आयंस होता है उस आयंस पेनिट्रेट करता है बिटवीन द शीट्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द बैंड आर मोबाइल and therefore alkali metal graphite intercalates have high electrical conductivity। क्योंकि पोटेशियम का ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा मोबाइल फेज में रहता है। सो एल्कली मेटल ग्राफाइट का जो इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स तैयार होता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। नाउ द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द quantity of alkali metals and the reaction conditions। स्टोइशियोमेट्री कैसा होगा? वो डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी अल्कली मेटल्स हमने पेनिट्रेट करवाया है और रिएक्शन कंडीशंस क्या था।
The different stoichiometries are associated with an interesting series of structures. For example, EG का मतलब है for example, the alkali metals metal ion may insert between neighboring layers of carbon atoms and then every other layer and so on. इस लाइन का मतलब है कि स्टोइशियोमेट्री डिफरेंट होने के लिए अल्कली मेटल का जो आयन बनता है, जैसे इधर पोटेशियम प्लस आयन था, इसके जगह अगर हम सोडियम पेनिट्रेट करवाते तो सोडियम प्लस पेनिट्रेट होता, या फिर लिथियम प्लस, जो अल्कली मेटल आयन है वो इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे? बिटवीन नेबरिंग लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। और ये नेबरिंग लेयर्स में इंसर्ट होने के बाद ऐसा नहीं कि हर नेबरिंग लेयर्स में इंसर्ट होता है, ये ऑल्टरनेट लेयर में भी इंसर्ट होता है। यहाँ पे देखिए एवरी अदर लेयर लिखा गया है, और 2 लेयर छोड़ के भी इंसर्ट हो सकता है, 3 लेयर छोड़ के भी इंसर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एंड सो ऑन लिखा गया है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेजिंग। स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेजिंग मतलब किस किस टाइप का स्टेज ये बनाता है, और उस रिगार्डिंग हमें अलग अलग स्टोइशियोमेट्री मिलेगा। किसका? अल्कली मेटल ग्राफाइट इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स का। नाउ लुक एट हियर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सच कंपाउंड्स। अब स्टेजेस क्या क्या दिया गया है पिक्चर में देखिए। पहला वाला है प्योर ग्राफाइट फॉर्म, अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में ए बी जो लेयर्स है वो सब कार्बन का ही लेयर्स है, अभी तक कोई इंसर्ट या पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। अब स्टेज 1 सेकेंड पिक्चर में देखिए, इसका स्टोइशियोमेट्री क्या है? MC8। ये M क्या है? M है अल्कली मेटल। अब ये M कहाँ कहाँ पे आया है? हर एक स्टेज पे, सब जो स्टेज है हर एक स्टेज पे इंसर्ट हुआ है। सो ये MC8 दिस टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्री जनरेट कर रहा है। अब स्टेज 2 का स्टोइशियोमेट्री क्या है? MC24। ये कैसे जनरेट हो रहा है? पहले वाले में और दूसरे वाले में इन दोनों कार्बन लेयर्स के बीच में अल्कली मेटल एटम या आयन इंसर्ट हुआ है, उसके बाद एक छोड़ दिया गया है, उसके बाद एक इंसर्ट हुआ है, उसके बाद एक गैप है, उसके बाद फिर से इंसर्शन है, उसके बाद एक गैप है, उसके बाद इंसर्शन है। सो दिस इज स्टेज 2 इंसर्शन या स्टेज 2 इंटरकैलेशन। नाउ स्टेज 3 का स्टोइशियोमेट्री क्या है? MC36। यहाँ पे दो कार्बन लेयर्स को छोड़ के एक लेयर्स पे इंटरकैलेशन हमें देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज स्टेज 4 वेयर द स्टोइशियोमेट्री वी गेट इज MC48। Here we see that 3 stages carbon layers are getting left and then one is occupied। फिर 3 कार्बन लेयर्स छोड़ दिया गया है, फिर एक ऑक्यूपाई हुआ है या इंटरकैलेशन हुआ है। नाउ द अल्टीमेट स्टेज एंड स्टेज 5 4 लेयर छोड़ दिया गया है। सो हियर वी गेट द स्टोइशियोमेट्री MC60। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि द मेटल्स आर ट्रैप्ड बिटवीन द C layers। The number of C layers between intercalating layers trapping the metals describes या defines the stage। Accordingly there are 5 stages। आपको दिखाया मैंने पिक्चर में 5 stages है। C8M, C24M, C36M, C48M and C60M। M क्या है? अल्कली मेटल्स है। Represent stage 1, 2, 3, 4 and 5। And one generalized statement is the stage X compound where X is 1, 2, 3, 4, 5 indicates that after the every Xth layer of carbon atoms there is the layer of guest species। ठीक है। अब next is formation of such intercalation or lamellar compounds by oxidation। फर्स्ट लाइन में ही आपको देखिए 2 चीज़ इंटरेस्टिंग मिला। एक तो है कि इंटरकैलेशन कंपाउंड्स को हम लैमेलर कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन मिला। और दूसरा ऑक्सीडेशन के थ्रू भी इंटरकैलेशन हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिला। आपको अगर याद नहीं है या फिर आपने नोटिस नहीं किया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार कि हम इंटरकैलेशन कंपाउंड्स के ये जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने के बाद फर्स्ट लाइन यही पढ़ा था कि पोटेशियम एटम्स रिड्यूस करता है ग्राफाइट को,
उसके बाद हम एल्काली मेटल ग्राफाइट इंटरकलेशन कंपाउंड में चले गए थे। मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस में तैयार हुआ था, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया था। अब जो हमारे पास आएगा इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स, वो ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर किया गया हुआ। इन दिस केस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। मैंने पहले ही कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप ध्यान रखिएगा, इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जैसे कि बिटवीन। बिटवीन को अगर पूरा आप नहीं लिखना चाहो तो ऊपर छोटा सा एन दीजिएगा, नीचे ऐसा एक, फिर 2 डॉट्स, इसका मतलब बिटवीन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिडक्शन। एनीवे लेट्स मूव ऑन कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने के बाद कहाँ से लॉस हो रहा है? पाई वैलेंस बॉन्ड से। तब इंटरकैलेशन और लैमेलर कंपाउंड्स तैयार होता है। एन एग्जाम्पल इज formation of graphite bisulfates by heating graphite with a mixture of H2SO4 and HNO3। ग्राफाइट को H2SO4 और HNO3 में अगर हीट करोगे then you will get graphite bisulfates which is intercalated compounds also but made by oxidation। In this reaction HSO4 minus, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन है। HSO4 minus ions penetrate between the carbon sheets to give the approximate formula C24 plus HSO4 minus। ये आपको स्टोइशियोमेट्री मिल गया। In this oxidative intercalation, ये इंटरेक्शन लिखा है, इसको आप इंटरकैलेशन से भी लिखने के वक्त रिप्लेस कर सकते हैं। In this oxidative intercalation, removal of electrons from pi band leads to a हायर कंडक्टिविटी देन प्योर ग्राफाइट। सो ऑक्सीडेशन के बाद हमको जो कंपाउंड मिलता है इंटरकैलेटेड, दैट हैज हायर कंडक्टिविटी देन प्योर ग्राफाइट। नाउ नेक्स्ट पैरा, व्हेन ग्राफाइट बाइसल्फेट्स आर ट्रीटेड विथ वाटर द लेयर्स आर डिसरप्टेड। व्हेन द H2O molecules are removed by heating, a highly flexible form of graphite is formed which is called graphite tape which is used to make seals। अब देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसके पहले तक हम ग्राफाइट का इंटरकैलेशन कंपाउंड्स और वो कैसे तैयार होते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो बोल रहे थे। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आ गए, दैट इज वाई आई यूज्ड दिस ब्रैकेट। बट ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि हम नॉर्मली जो एम सील्स वगैरह देखते हैं वो तैयार होता है ऐसे इंटरकैलेशन प्रोसेस में। सो ग्राफाइट बाइसल्फेट्स को जब वाटर से ट्रीट किया जाता है, सो लेयर्स के अंदर पानी घुस जाता है, सो लेयर्स गेट्स डिसरप्टेड। बट हीट करने के बाद जो H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, तब हमको एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ग्राफाइट मिलता है विच इज कॉल्ड ग्राफाइट टेप एंड दोज आर यूज्ड टू मेक सील्स। नाउ the halogens show an alternation effect in their tendency to form intercalation compounds with graphite। alternation effect क्या है देखते हैं चलिए। graphite reacts with fluorine to produce non-stoichiometric CFN। ग्राफाइट जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो CFN तैयार होता है where N is between 1 and 0.59। So this has no particular stoichiometry, thus it is a non-stoichiometric compound. This compound is black when N is low, मतलब 0.5 के तरफ है, and colorless when N approaches 1। ये black है जब N 0.59 के करीब है और colorless होता है जब ये 1 के करीब है, मतलब हायर साइड पे है। At elevated temperature, मैंने यहाँ पे कैपिटल T लिखा है, आप नोट करने के वक्त टेम्परेचर पूरा वर्ड लिखिएगा। रिएक्शन ऑफ ग्राफाइट विथ F2 मतलब क्लोरीन ऑल्सो प्रोड्यूसेस C2F एंड C4F इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स। मतलब जब हम रिएक्शन को एलिवेटेड टेम्परेचर में परफॉर्म करते हैं तब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड के बजाय स्टोइशियोमेट्रिक C2F एंड C4F तैयार करता है।
बट दो स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो इंटरकैलेटेड। ये तो गया फ्लोरीन के साथ रिएक्शन। क्लोरीन के साथ कैसा होता है? क्लोरीन रिएक्ट स्लोली विथ ग्राफाइट टू फॉर्म C8Cl। ये रहा आपका स्टोइशियोमेट्री। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट ऑल, मतलब आपको अगर कहा जाए, वैसे तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आपको ट्रिकी तरीके से पूछा जाए, ग्राफाइट हैलोजेंस का इंटरकैलेशन के बारे में बताइए, एक नोट लिखिए। वहां पे आप गलती से भी ये मत लिखिएगा कि सभी हैलोजन ग्राफाइट के साथ रिएक्ट करके इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स तैयार करता है। प्लीज रिमेंबर दिस दैट आयोडीन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। नाउ ब्रोमीन रिएक्ट्स रेडिली टू गिव C8Br, C16Br एंड C20Br इन स्टेजिंग इंटरकैलेशन कंपाउंड सीरीज। मतलब फ्लोरीन तो अच्छे से करता ही है रिएक्शन, क्लोरीन भी करता है लेकिन स्लोली करता है। ब्रोमीन करता है, बहुत अच्छे से करता है, रेडिली, और आयोडीन बिल्कुल करता ही नहीं है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? द लेयर्ड डाइसल्फाइड्स ऑफ द डी मेटल्स लाइक MoS2 एटसेट्रा। देखिए डाइसल्फाइड्स ये टर्म याद रखिए और डी मेटल्स ये टर्म याद रखिए। डी मेटल्स कौन सा है? 3D मेटल्स हम बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल आयंस बोलते हैं, उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है एज डी मेटल्स। सो डी मेटल्स के डाइसल्फाइड्स, मॉलिब्डेनम कौन से डी सीरीज में आता है? आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टेन। क्रोमियम का जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D5NS1। So these kinds of disulfides of D metals readily undergo intercalation reactions. D metal disulfides are synthesized by direct reaction of elements in sealed tube and purified by chemical vapor transport CVT method with iodine। अब देखिए ये जो पैरा है ये पूरा सिंथेसिस टाइप का पैरा है कि डाइसल्फाइड्स, ये जो डी मेटल का डाइसल्फाइड्स है वो इंटरकैलेशन कंपाउंड्स तो तैयार करता है, ठीक है, लेकिन ये डाइसल्फाइड्स खुद सिंथेसाइज कैसे होता है? तो ये सिंथेसिस वाला पार्ट जहाँ पे भी है वो ओमिट करना सही नहीं होगा, उसको इग्नोर करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर सिलेबस अच्छे तरीके से देखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के सिलेबस पे देखिए, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, ये बस एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स। सो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स चैप्टर पढ़ने के वक्त जो भी सिंथेसिस ऑफ मिलेगा मटेरियल्स का वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आई वाज सेइंग कि डी मेटल डाइसल्फाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सील्ड ट्यूब एंड प्यूरिफाइड बाय केमिकल वेपर ट्रांसपोर्ट मेथड with iodine. Not only sulfide but various chalcogenides are prepared in this manner. अब आ गया chalcogenides का पार्ट जो सिलेबस में है। chalcogens क्या होता है? जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोनियम, इन सबको chalcogens कहा जाता है क्योंकि कॉपर को ग्रीक में चैल्को या खैल्को एस नाम से बुलाया जाता है और कॉपर के जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स एंड मिनरल्स होते हैं जैसे चैल्कोपाइराइट एटसेट्रा, वो हमेशा S2 या फिर Ac2 या फिर O दिस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता हुआ ही आपको मिलेगा। नाउ सिंथेसिस ऑफ chalcogenides. In a typical procedure, the crude material is loaded into a बोरोसिलिकेट और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्यूब। यहाँ पे लिख दीजिएगा इनटू ए के बजाय वन साइड, इनटू वन साइड ऑफ आ, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इनटू वन साइड ऑफ अ बोरोसिलिकेट या फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्यूब। आफ्टर एवैक्यूएशन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अ CVT एजेंट, CVT मतलब chemical vapor transport, CVT agent is introduced and the tube is sealed and placed in a furnace. The polycrystalline and impure metal chalcogenide, which is represented by MS2, is vaporized at one end and redeposited as pure crystal at the other end. तो क्रूड मटेरियल को एक बोरोसिलिकेट या फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्यूब के एक साइड पे लोड करके उसको CVT एजेंट के साथ
फर्नेस में घुसा दिया जाता है, फिर आफ्टर हीटिंग वी गेट इम्प्योर पॉलीक्रिस्टलाइन जो मेटल चैल्कोजेनाइड था वो वेपराइज होके दूसरे एंड पे रीडिपोजिट होता है एज प्योर क्रिस्टल। जनरली यूज्ड CVT एजेंट्स आर हैलोजेंस, फॉर एग्जांपल TaS2, ये जो MS2 है मतलब डी मेटल्स का एक डाइसल्फाइड, इसका प्योर फॉर्म हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले इसका इम्प्योर फॉर्म लेंगे सॉलिड फॉर्म में, देन CVT एजेंट के तौर पे हम आयोडीन लेंगे और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो क्वार्ट्ज ट्यूब में हीटिंग वाला वो करेंगे। तो फिर क्या होगा, टैंटलम I4, ये TA क्या है? टैंटलम है। वैनाडियम, नाइबियम, टैंटलम, ये वाला टैंटलम है वैनाडियम सीरीज का। अब TaI4 जनरेट होगा, उसके साथ सल्फर गैस जनरेट होगा। नाउ दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे अगर मुझे हीट का साइन देना पड़े तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हीट का साइन देना पड़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो हम राइट हैंड साइड पे हीट का साइन देते। ये ट्रायंगल साइन मतलब हीटिंग साइन। नाउ ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल हमें क्या डिक्टेट करता है? वो डिक्टेट करता है कि कोई भी रिएक्शन पे अगर आप बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर, इस टाइप के कोई कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करोगे तो वो रिएक्शन उस कंडीशन को बैलेंस करने का कोशिश करेगा और इस बैलेंसिंग के गेम पे उसको जहाँ पे प्रोसीड करना हो, अगर राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करना हो तो राइट हैंड पे प्रोसीड करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसीड करना हो रिएक्टेंट की तरफ तो लेफ्ट हैंड पे प्रोसीड करेगा। अब देखते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इसमें अगर हम टेम्परेचर लोअर कर देते हैं तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा टेम्परेचर को फिर से वापस हाई करने के लिए। तो अब इस रिएक्शन में कौन से तरफ जाने पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम जाए तो हीट हमको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। सो अगर हम टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड होगा और हमें प्योर TaS2 मिलेगा। पहले जो इम्प्योर था अब प्योर क्रिस्टलाइन TaS2 मिलेगा और इस तरीके से हमें डाइसल्फाइड्स ऑफ डी मेटल्स मिलता है। सो नोट दिस लाइन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो TaI4 forms at higher temperature and TaS2 forms at lower temperature. Now next is structure and intercalation of which of D metal disulfides. D block chalcogenides form two kinds of structures. Layered materials are formed by metals on the left of the D block. मतलब D block के जो initial D block metals है वो layered chalcogenides बनाता है। And compounds containing formal S2 ions are formed by मिडिल एंड RHS डी ब्लॉक एलिमेंट्स। RHS मतलब राइट हैंड साइड। मिडिल और राइट हैंड साइड ऑफ डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है मतलब जो हेवियर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो लेयर मटेरियल फॉर्म नहीं करता, बस लेफ्ट साइड में जो लोअर वेट का डी ब्लॉक मटेरियल्स है वही लेयर्ड मिनरल्स तैयार करता है। Here for intercalation purpose we focus on layered materials. हम intercalation के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए insertion between two layers और several layers. उसके लिए क्या होना हमको essential है? That is layered structure. Now in tantalum sulfide, zirconium sulfide, etc., the D metal ions are located in octahedral holes between close packed sulfide layers. ये है सल्फाइड, प्लीज पार्डन द हैंड राइटिंग। सो टैंटलम सल्फाइड, जिरकोनियम सल्फाइड, इन सब में जो डी मेटल आयंस है वो ऑक्टाहेड्रल होल्स में रिसाइड करता है एंड फॉर्म्स सैंडविच लाइक कॉम्प्लेक्स। वेयर एज इन केस ऑफ NbS2 मतलब नाइबियम सल्फाइड, मोलिब्डेनम सल्फाइड एटसेट्रा, द डी मेटल आयंस रिसाइड इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होल्स। ऑक्टाहेड्रल होल्स में यहाँ पे रह रहा था, यहाँ पे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होल्स में रहता है बिटवीन सल्फाइड लेयर्स। नाउ MoS2 इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। आपने सुना होगा आई गेस, सिंस द लेयर्स आर एबल टू स्लिप ओवर ईच अदर इजीली ड्यू टू वीक इंटरलेयर इंटरेक्शंस। ग्राफाइट के तरह दिस पर्टिकुलर
D-metal disulfide is used as solid lubricant for the same reason as graphite. Now very important and a little bit tough topic, that is conductivity and band structure. ये जो पिक्चर है that is conductivity and band structure of graphite and intercalated graphite compounds. देखिए आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा ही होगा, नहीं तो मैं अगले वीडियोस में डिफेक्ट्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर भी पढ़ाऊंगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे बैंड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इंटरकलेटेड कंपाउंड्स में सेम होता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, इधर देखिए, अच्छा सबके नीचे इधर DOS लिखा हुआ है ना, सब ग्राफ के नीचे DOS क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट ग्राफ है फॉर ग्राफाइट, यहाँ पे जो ये फील्ड वाला पोर्शन दिख रहा है ब्लैक, दैट इज फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फील्ड पाई बैंड ना। उसके ठीक बाद ऊपर ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ऊपर CB रहता है कंडक्शन बैंड और नीचे VB रहता है वैलेंस बैंड, और बीच में गैप बहुत ही कम होता है, which is more than conductors but less than non-conductors. That is why they are called semiconductors. So यहाँ पे ये जो EG है, एनर्जी गैप जो है that is 0. यहाँ पे एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है। But whenever graphite gets intercalated by alkali metal ions, तो ग्राफाइट क्या फॉर्म करेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेजेस और इंटरकलेटेड कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्टोइशियोमेट्री। फॉर एग्जांपल C8K और C8RB मतलब रुबिडियम या पोटेशियम के साथ जब इंटरकलेटेड कंपाउंड तैयार करता है, तो फील्ड वैलेंस बैंड के साथ कंडक्शन बैंड्स का एक ओवरलैप होता है, और ओवरलैप होते ही ये क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर नेचर लूज करके ये प्रॉपर कंडक्टर बन जाता है। सेम एज द थर्ड एंड लास्ट पिक्चर, यहाँ पे इंटरकलेटेड कंपाउंड्स, हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स हमें देखने को मिल रहा है, C8Br और C8AsF6, और जो ऑक्सीडाइज्ड किया हुआ कंपाउंड है सल्फेट्स का C8HSO4। यहाँ पे पार्शियल फील्ड वैलेंस बैंड रहता है और वैकेंट कंडक्शन बैंड रहता है। यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप डिनोट करता है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से तैयार किया हुआ इंटरकलेटेड कंपाउंड है। वेयरएज इधर जो फील्ड पार्ट है, दैट डिनोट्स कि यहाँ पे इंटरकलेटेड कंपाउंड्स जो तैयार हुआ है, दैट इज बाय रिडक्शन। Now let's see what is the similarity of the graphite at intercalated graphites conductivity and band structure with the conductivity and band structure of chalcogenides. Chalcogenides के केस में देखिए नीचे जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे भी दिखेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब ये जिंक सल्फाइड नहीं होगा, ये जिरकोनियम सल्फाइड होगा। जिरकोनियम सल्फाइड के केस में जो फील्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है कंसिस्ट्स ऑफ chalcogens S and P bands that is clearly bifurcated with the D bands and chalcogen bands which are empty. So zirconium sulfide is semiconductor। और ये D0 क्यों लिखा गया है, जिरकोनियम किस ग्रुप में है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, आपको याद होगा। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1 D2 NS2। अब जिरकोनियम सल्फाइड, यहाँ पे हर एक सल्फर का कितना चार्ज है, -2। सो 2 सल्फर का कितना चार्ज होगा, -2 × 2 -4। सो जिरकोनियम को उसको बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, +4। तो अगर +4 जिरकोनियम है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, D ऑर्बिटल से 2 चला गया, S ऑर्बिटल से भी 2 चला गया। सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा D0 and this behaves as a semiconductor. Now in case of molybdenum sulfide, the same thing repeats where the field orbital has a clear bifurcation with the empty band, and that's why MOS2 is also a semiconductor. But in case of niobium sulfide, a part of valence bond is empty. So valence band का कोई part empty होने का मतलब ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस से तैयार हुआ है, एंड दिस विल बिहेव एज कंडक्टर और प्रॉपर मेटेलिक कंडक्टर, विच वी कैन सी दैट NbS2 इज अ मेटेलिक कंडक्टर।
नेक्स्ट मूव ऑन टू द इंटरकैलेशन एंड इंसर्शन ऑफ चैल्कोजेनाइड्स। चैल्कोजेनाइड्स हमने प्रिपेयर कर लिया, अब इसका इंटरकैलेशन हम करेंगे बाय पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी। For a process to qualify as intercalation or insertion, the basic structure of the host should not be altered. जो होस्ट है, चाहे वो ग्राफाइट लेयर्स हो या मोलिब्डेनम सल्फाइड मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का डाइसल्फाइड्स का कोई स्ट्रक्चर हो, उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज द condition of a successful intercalation or insertion. Now, reactions where one of the solid starting material structure is not altered are called topotactic reactions। मतलब ऐसे केयरफुल रिएक्शन जहाँ पे हम इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स भी तैयार करेंगे और होस्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने देंगे, उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं topotactic reactions. The insertion or intercalation of alkali metals into host structure can be achieved by direct combination of the alkali metal and the disulfide. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब एल्कली मेटल हमने ले लिया सोडियम और उसके साथ एक चैल्कोजेनाइड ले लिया TaS2। 800 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन होगा एंड दिस वी विल गेट एज इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स, जहां पे सोडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द सल्फाइड और चैल्कोजेनाइड लेयर्स। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, इट इज बिटवीन 0.7 टू 0.4। इंसर्शन में ऑल्सो बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ हाईली रिड्यूसिंग एल्कली मेटल कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल लिथियम। अब देखिए ये सिंथेसिस वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, सिंथेसिस वाला चल रहा है इंटरकैलेशन में कि हम इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स बाय टॉपोटैक्टिक रिएक्शन कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हो गया कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हो गया कि रिड्यूस करके कर सकते हैं, कैसे, बाय ब्यूटाइल लिथियम और इस टाइप का ऑर्गेनिक एल्कली मेटल कंपाउंड्स। And the third technique is electro-intercalation technique. It is also very useful. Advantage of this process is amount of alkali metal intercalated can be measured. मतलब अभी तक हम जो intercalated compounds का बात कर रहे थे, वहाँ पे कितने अमाउंट अल्कली मेटल इंसर्शन हुआ उसका पर्टिकुलर एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको पता नहीं था, बट इलेक्ट्रो इंटरकैलेशन टेक्निक में हमें वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्रोपिलीन कार्बोनेट, ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग एन एनहाइड्रस लिथियम सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे लिथियम सॉल्ट क्यों यूज किए हैं, हम कोई भी अल्कली मेटल यूज कर सकते थे, हमें लिथियम प्लस को इंसर्शन करवाना है, सीधी बात है। अगर हमें सोडियम सॉल्ट लेना है, इसका मतलब हमें Na प्लस को इंसर्शन करना है। हम पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं, मतलब हमें पोटेशियम प्लस को इंसर्शन कराना है बिटवीन द चैल्कोजेनाइड लेयर्स। सो इन दिस केस लिथियम सॉलिड, दिस इज रिएक्टिंग एज एन एनहाइड्राइज्ड लिथियम सॉल्ट and used as an electrolyte, and ultimately we are getting LiXMS2, this intercalated compound. Now intercalation compounds or intercalated compounds can also be formed with molecular guests. The most interesting guest is the metallocene. metallocene के बारे में आपने पढ़ा होगा organometallic chemistry. When we will read, we will definitely see many reactions of metallocenes. सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल का 5 हैप्टिसिटी वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं मेटलोसिन। 5 हैप्टिसिटी मतलब ये जो ईटा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड हैप्टिसिटी, और 5 मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग का हर एक कार्बन इज एसोसिएटेड विद द सैंडविच मेटल। दोनों तरफ 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल का रिंग रहेगा और उसके हर एक कार्बन एटम इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, और इसी तरीके से हमें एक मेटलोसिन मिलता है। सो दिस मेटलोसिन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विथ वेरियस होस्ट्स लाइक chalcogenides TiS2, TiAC2, TaS2 to the extent of about 0.25 metallocene per MS2
और MAC2। ये सेलेनियम क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि ये चैल्कोजेनाइड्स क्या क्या हो सकता है? हो सकता है MX2 फॉर्म का, जहाँ पे X कुड बी any atom of group 16, for example oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermonium। ये जो livermonium मैंने यहाँ पे बोला, this has atomic number 116 and this is newly synthesized। पीरियडिक टेबल के ऊपर मैं प्रीलिम्स का एक वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पे पीरियडिक टेबल का कुछ अनकॉमन फैक्ट्स रहेगा जो जीएसआई में पूछा जाता है। जीएसआई में एक बार पूछा गया था कि ऑग्नासेन क्या है, विच इज ऑग्नासेन। सो ऑग्नासेन इज नथिंग बट इनर्ट गैस का ग्रुप है, ग्रुप 18 जिसको बोलते हैं, उसका लास्ट सिंथेसाइज मटेरियल हैविंग एटॉमिक नंबर 118। फिर पीरियडिक टेबल्स में एनोमलीज पूछे जाते हैं विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फिर मेटालॉइड्स पूछे जाते हैं कि कौन सा मेटालॉइड्स है। सो एक वीडियो प्रीलिम्स के लिए आई विल डेडिकेट टुवर्ड्स पीरियडिक टेबल्स यूनिक फैक्ट्स। एनीवे, लेट्स फोकस ऑन इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। सो मेटलोसिन्स MS2 और MAC2 दिस काइंड ऑफ चैल्कोजेनेट्स के साथ इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स तैयार कर सकता है, वेयर एज दिस मेटलोसिन ऑफ Fe eta 5 Cp2, this metallocene does not show intercalation। क्यों? This is more difficult to oxidize। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि इंटरकैलेशन कंपाउंड तैयार करने के लिए मेटलोसिन को ऑक्सीडाइज होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट शुड बी एबल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, विच इज Fe not able to, but cobalt is able to। Now some examples of alkali metal chalcogenide intercalation compounds। ये कुछ कंपाउंड्स का नाम और स्टोइशियोमेट्री आप याद कर लीजिएगा, 1 और 2 will be sufficient for the examination। Now a very important part, intercalation is not limited to graphite and layered chalcogenides। अभी तक हमने वही देखा, chalcogenides देखा और graphite देखा intercalated compounds तैयार करते हुए। But there are 3-dimensional intercalation examples, which is called Chevreul phase octahedral metal intercalation। ये क्या होता है? 3-dimensional intercalated compounds होता है, which are also known as ternary compounds। Please remember this name, ternary compounds। The basic unit of Chevreul compounds, Chevreul नाम क्यों दिया गया है? According to the scientists who have invented it। So Chevreul compounds is MO6S8। इसका बेसिक यूनिट होता है Chevreul कंपाउंड्स का मॉलिब्डेनम का एक सल्फाइड, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली डाइसल्फाइड, MO6S8। S कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेलेनियम और टेलुरियम। आफ्टर इंटरकैलेशन जनरल फॉर्मूला बिकम्स, ये देखिए ये इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स नहीं है, दिस इज ओनली chalcogenide। व्हेन इट विल रिएक्ट विथ अल्कली मेटल्स, then it will form intercalation compounds with general formula AXMO6S8। जहाँ पे A है मेटल, which metals can be lithium, manganese, lead, Fe, cadmium etc। और X यहाँ पे देखिए, ये इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मतलब दिस कैन बी बोथ स्टोइशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। द MO6S8 unit can be seen structurally as an octahedron of MO atoms in a cube of S atoms। मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब किया गया है। कैसा हो सकता है मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा, क्योंकि नीचे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये एक ऑक्टाहेड्रन टाइप का होता है जो एमो एटम्स से बना रहता है, और वो खुद रहता है सल्फर एटम्स के तैयार किया हुआ क्यूब के अंदर। दिस टाइप ऑफ क्लस्टर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड फॉर सम हैलाइड्स of early d block elements such as M6X8 4-, where M is molybdenum or tungsten and X is chlorine, bromine, iodine। In the intercalated cluster MO6S8, clusters are seen a bit tilted to each other। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखिए ये है नॉर्मल MO6S8 का स्ट्रक्चर, जो मैं कह रहा था कि ये जो है कि मॉलिब्डेनम एटम का तैयार किया हुआ एक ऑक्टाहेड्रन सल्फर का तैयार किया हुआ एक क्यूब के अंदर रहता है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर आपको छोटा लग रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ
इस टाइप का जो एटम है दैट इज मॉलिब्डेनम, और जो फुल्ली ब्लैक है दैट इज सल्फर। सो सल्फर एटम के ये जो ऑक्टाहेड्रन है इट इज रिसाइडिंग इनसाइड ए क्यूब मेड ऑफ सल्फर एटम्स। अब ऐसे 4 क्यूब्स को आप इमेजिन कीजिए और 4 MO6 क्लस्टर अपने में एक दूसरे पे टिल्ट है, टिल्ट मतलब बेंट है, एक दूसरे पे झुका हुआ है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, टिल्टेड टू ईच अदर विच अलाउज ए सेकेंडरी डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन बिटवीन वैकेंट एमोज dz² ऑर्बिटल एंड अ फील्ड डोनर s एटम्स ऑर्बिटल। मॉलिब्डेनम का dz² जो ऑर्बिटल वैकेंट है और सल्फर एटम का जो फील्ड डोनर एटम है उसके बीच में एक डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द क्लस्टर इज सो मच स्टेबल। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप बना हुआ है ना, इस गैप में आप कोई भी मेटल को इंसर्ट या इंटरकैलेट कर सकते हो एंड दिस इज हाउ वी गेट several kind of compounds intercalated which are 3D intercalated compounds. One of the most important physical property of this type of ternary, that is 3D intercalated compound, is superconductivity. For example, PbMO6S8, मैं कह रहा था कि यहाँ पे मान लीजिए this M is lead, then it will be PbMO6S8 shows superconductivity up to 14 केल्विन। अब ये 14 केल्विन बताने का ज़रूरत क्या है, क्योंकि सुपरकंडक्टिविटी जनरली 0 केल्विन पे दिखाया जाता है। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ इम्पॉसिबल और नियरली इम्पॉसिबल टू अटेन इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हम इसलिए सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं या यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर तक जाएंगे कैसे, प्रैक्टिकली हम रीच ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो 3D इंटरकैलेटेड कंपाउंड है PbMO6S8, दिस शोज सुपर कंडक्टिविटी अप टू 14K, मतलब ये 14 केल्विन तक भी दिखाता है सुपर कंडक्टिविटी। इसके लिए 0 केल्विन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सो द टास्क बिकम्स ईजियर हेयर, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरकैलेटेड कंपाउंड्स। It also persists, यहाँ से देखिए, it also persists under high magnetic fields, thus useful for NMR instrument। NMR instrument में as standard और as reference काम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, हाई मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल होना बहुत ज़रूरत है, which is also intercalation compounds capable of। Further possible application of several phase is thermoelectric devices. Ideal thermoelectric materials have high electrical conductivity and low thermal conductivity। क्यों? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और लो थर्मल कंडक्टिविटी अगर होगा तो ही कोई भी अमाउंट ऑफ हीट को, मतलब लो थर्मल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में थोड़ा सा भी हम प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है कि हीट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And several phase here shows successful nature also. Many other metals, chalcogenides, also show good thermoelectric application like bismuth, tellurium, bismuth, selenium, etc. Another important family of intercalated compounds that are used for making thermoelectric materials are scutteriudites. Scutteriudites क्या है? This is named after the mineral scutteriudite which is actually nothing but cobalt arsenic का एक complex। तो ये scutteriudites का general formula क्या होता है? This is MxAb3 where M is various inserted cations such as lanthanum, sodium etc. A क्या हो सकता है? Cobalt, Fe, nickel and B can be phosphorus, arsenic, antimony. So this general formula please remember as scutteriudites formula, which is also an important family of intercalated compounds which is used for making thermoelectric materials. So I guess
chalcogenides and intercalated compounds, and some part of synthesis of materials is covered in this video. Thank you and have a nice day.